Hello students, as we were studying chapter 3 of your chemistry, that is atoms and molecules, उसमें हमने law of conservation of mass and law of constant proportion and postulates of Dalton's atomic theory complete कर लिया था. हमने 4 in-text questions भी करे थे. Now today we'll start with atom. So आपके बुक में next topic है what is atom. Atom is the smallest building block ऑफ मैटर. मतलब जो हमने मैटर्स पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, व्हाट इज मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उसका जो सबसे छोटा मिनिमम यूनिट है, सबसे छोटी इकाई जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एटम. तो एटम की जो रेडियस होती है, बेसिकली जो एटम होता है हमारे पास वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, दैट इज गोल होता है. तो हर स्फीयर की एक क्या होती है, रेडियस. तो एटम की जो रेडियस है वो कैसे मेजर की जाती है, नैनोमीटर में. अब नैनोमीटर का क्या मतलब है, यहाँ पे आपके पास 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, विच मीन्स कि 1 नैनोमीटर आपके पास कितना होता है, 1/1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9. मतलब कि 1 मीटर के 10⁹ पार्ट के इक्वल होता है. मतलब कि अगर आप देखे जाए तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this much, इतना स्मॉल होता है. 0.0080 जीरोस लगेंगी, उसके बाद कहीं जाके 1 आएगा. इतने मीटर के इक्वल होता है 1 नैनोमीटर. ठीक है, तो इतना छोटा होता है एटम हमारे पास. देख लीजिए अब कितनी सारी जीरोज है, इन जीरो से ही पता चलता है कि एटम जो है वो कितना छोटा है आपके पास. फिर आ जाता है हमारे पास फर्दर, हम डिटेल में पढ़ते हैं एटम्स के बारे में. एटम्स या फिर एलिमेंट्स जिनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपके पास, एटम. तो अगर हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़े तो डाल्टन ने, जिसने हमें एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसने जो बेसिक एलिमेंट्स थे उस वक्त डिस्कवर्ड आपके आसपास, या साइंटिस्ट ने जो उस टाइम पे डिस्कवर करे थे, उनको एक पर्टिकुलर सिंबल्स दिए थे. क्या सिंबल्स थे वो, हाइड्रोजन को उसने बीच में एक डॉट और साइड में एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया था. कार्बन को उसने पूरे शेडेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया था, आपकी बुक में गिवन है ये सिंबल्स. ठीक है, और उसके बाद उसने ऑक्सीजन को खाली सर्कल से रिप्रेजेंट किया था, ना ही बीच में कोई डॉट, ना ही बीच में कोई शेड. ठीक है, तो ऐसे उसने काफी सारे सिंबल्स दिए थे जिससे कि हम हाइड्रोजन या फिर कार्बन या फिर ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को इजीली पहचान सके या फिर इजीली रिप्रेजेंट कर सके. फिर आ जाती है उनके नेम्स की बात. ठीक है, पहले क्या होता था कि जो एलिमेंट्स है उनका नेम उनके रीजनल लैंग्वेज के किसी वर्ड से लिया जाता था. जैसे कि आपके पास गोल्ड था, गोल्ड वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, गोल्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो. ये कौन सा वर्ड है, जो गोल्ड है आपके पास, ये है एक इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, येलो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट का नाम किसके बेस पे पड़ गया, उसके कलर के बेस पे. जो कलर का नेम है इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज गोल्ड. गोल्ड क्या है, एक्चुअली कलर का नेम है, गोल्ड कलर का नेम है. तो एलिमेंट का कलर उसकी जैसा होने की वजह से, येलो कलर होने की वजह से उसका नेम क्या पड़ गया, गोल्ड. ठीक है, अब कॉपर है वो एक और लैंग्वेज से लिया गया है. ठीक है, जिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, साइप्रस. ठीक है, सो इस तरह अलग अलग एलिमेंट्स के नाम, उनके बहुत सारे रिजेम्बलेंस जो कि नेचर में आपके पास प्रोड्यूस होती थी, उनके बेसिस पे रख दिया गया. जैसे कि गोल्ड का कलर के बेसिस पे
और कॉपर का किसी मिलते जुलते कंपाउंड से, दैट इज सैप्रस। कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम या जिसका कलर सेम कॉपर जैसा होगा तो उसका क्या रख दिया नाम, कॉपर। सैप्रस जैसा होगा मतलब मेन ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ क्या था, सैप्रस, जिसके बेसिस पे क्या नाम रख दिया यहाँ पे, कॉपर। तो ऐसे जनरली कोई भी प्रॉपर्टी के बेस पे पहले नेमिंग कर दी जाती थी, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे ही जनरली किसी भी एलिमेंट की नेमिंग कर दी जाती थी पहले जमाने में, ठीक है। बट अब क्या होता है, अब आपके पास IUPAC नेमिंग है। IUPAC नेमिंग में क्या है, साइंटिस्ट जो है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बेस पे उनका नाम रखते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो उनके सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो फर्स्ट 2 लेटर होते हैं। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन है तो उसका आप सिर्फ एक ही लेटर यूज कर रहे हो, दैट इज H, ठीक है। तो आप नाम से ही उसका सिंबल रख सकते हो। फिर आ जाता है आपके पास कॉपर। कॉपर के यहाँ पे हम 2 वर्ड्स लेंगे, Cu, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक वो है कि कॉपर Cu क्यों है, कॉपर को Cu होना चाहिए बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कोबाल्ट, ठीक है। दोनों सिमिलर ना हो जाए इसीलिए हमने कॉपर को क्या लिया है, Cu। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो सेकंड लेटर है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल, और जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल। ये Cu कभी भी ऐसे नहीं होगा, ठीक है। सिंबल को लिखते हुए हमेशा रिप्रेजेंट करते हुए क्या करते हैं हम, जो उसका फर्स्ट लेटर है वो क्या लेते हैं, हमेशा कैपिटल, और जो सेकेंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल लेते हैं। अब IUPAC क्या है यहाँ पे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये इंटरनेशनल यूनियन है, एक संगठन है जो क्या, जिसमें बहुत सारे केमिस्ट या फिर जो साइंटिस्ट जो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह ढूंढते हैं एलिमेंट्स की, वो सारे मिलके डिसाइड करते हैं कि किसी एलिमेंट का क्या नेम होगा और उसका सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो मतलब IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग ही ये क्या है, रिप्रेजेंट करने के तरीके, दैट इज फर्स्ट लेटर शुड बी अपर केस एंड सेकेंड लेटर शुड बी लोअर केस, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास नेमिंग का कंसेप्ट। आपकी बुक में टेबल 3.1 में काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिए हैं, उन सब के नाम, नेम और अलॉन्ग विद सिंबल्स वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमने जनरल फिजिक्स में मास पढ़ा है इससे पहले, बट हमने एटॉमिक मास नहीं पढ़ा। मास से हम कंसीडर कर सकते हैं जब इसमें मास लग गया साथ में एटॉमिक के साथ, एटॉमिक मतलब एटम का और मास मतलब दी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, दैट इज वेरिंग, तो द मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट चेंजिंग, या फिर जो कि सेम रहेगा सारे में, ठीक है। सो हियर वी हैव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का कंसेप्ट जब साइंटिस्ट ने दिया तो काफ़ी साइंटिस्ट उससे कन्विंस हो गए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये था कि मास हमेशा कंजर्व रहेगा। तो सारे इस एटॉमिक मास के कंसेप्ट से क्या एग्री हो गए इजीली। तो उन्होंने पहले क्या किया, 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम लिया। उन्होंने ऑक्सीजन एटम क्यों लिया, अब हमें जो कोई भी किसी भी चीज़ का वेट हमें करना होता है तो हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होती है, जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू, एक प्रोटोटाइप रखा है। प्रोटोटाइप मतलब एक ऑब्जेक्ट या फिर एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक नकल, ठीक है। प्रोटोटाइप रखा है 1 के, उसका जो मास है वो किसके इक्वल मानते हैं हम, 1 kg के। तो वैसे ही हमें एक बेसिक यूनिट चाहिए थी
जिसके बेस पे हम सारे एलिमेंट्स का मास यूज या फिर मेजर करें। तो ऐसी बेसिक यूनिट हमें क्या चाहिए थी, 1 एटॉमिक मास भी तो किसी की इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.00000001 मीटर। हम वहाँ पे हमारे पास बेसिक यूनिट क्या है, मीटर। उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, माइक्रो, नैनो। तो बेसिक यूनिट वहाँ पे क्या है, मीटर। तो वैसे ही हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट भी एक बेसिक यूनिट चाहिए थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम लिया। 1/16 का क्या मतलब है, जो ऑक्सीजन एटम है उसका 1 पार्ट लिया। ऑक्सीजन के आप अगर कंप्लीट लो, उसके 16 पार्ट्स करें, उसमें से हमने सिर्फ क्या लिया, 1 पार्ट। तो दैट इज इक्वल टू 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब हमने ऑक्सीजन ही क्यों लिया था वहां पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर वो इजीली रिएक्ट कर जाता है, इजीली reacts with large number of atoms या फिर एलिमेंट्स। ठीक है, वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है। मतलब आप ये कंसीडर कर सकते हो कि वो कॉमन है सब में। ठीक है, वो इजीली मिक्सअप हो जाता है सब में। और नेक्स्ट ये क्या है, ये जो एटॉमिक यूनिट हमने ली थी 1/16 ऑफ कार्बन एटम, इसके बेसिस पे जो बाकी आपके पास मासेस थे, बाकी एलिमेंट के मासेस थे, वो किस में आ रहे थे, होल नंबर्स में। मतलब कि वो फ्रैक्शन में नहीं आ रहे थे। आपके पास जैसे हाइड्रोजन है वो 1 हाइड्रोजन आ रहा था, कार्बन है वो 12 कार्बन आ रहा था, 12 ग्राम आ रहा था, 1 कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो इससे जो आपका ऑक्सीजन का प्रोटोटाइप है, या ऑक्सीजन की जो 1 एटॉमिक यूनिट है, वो हमने कंसिडर करी 1/16। बट इन 1961 क्या हुआ, ये जो कार्बन ऑक्सीजन वाला प्रोटोटाइप था, या ऑक्सीजन वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया था, वो रिप्लेस कर दिया गया किससे, कार्बन से। वो भी 1/12 ऑफ कार्बन। मतलब कि कार्बन के 12 पीसेस किए गए, उसमें से कार्बन का एक पीस लिया। क्यों, क्योंकि जो कार्बन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में हर एलिमेंट या फिर हर लाइफ में प्रेजेंट है। बहुत ही कॉमन बेसिक एलिमेंट था हमारे पास कार्बन। तो इसीलिए इससे जो रेफरेंस मास था या फिर रेफरेंस यूनिट थी वो इजीली बन पाई। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा था हमारे पास कि हमें बाकी जो एटम्स हैं, बाकी जो यूनिट्स हैं या बाकी जो एलिमेंट्स हैं, उसे किसके बेस पे करना था, कार्बन के एक पीस के रिलेशन में हमें मेजर करना था। ठीक है, तो उससे जो हमारे पास एटॉमिक मास है उसकी डेफिनेशन क्या आई, एटॉमिक मास is defined on these experiment 1/16 of oxygen atom and 1/12 of carbon atom. One atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of one atom of carbon 12. ठीक है, 1 atomic mass unit. In short we write it as capital A dot M dot U. ठीक है, is defined as mass equal to 1/12 of the carbon 12 एटम। ठीक है, मतलब कि वो कार्बन एटम जिसका वेट 12 ग्राम है, उसके एक पीस के इक्वल क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे कि आपकी जो सेकंड है वॉच में, वो भी किसी ना किसी टाइम के रेफरेंस में लिया गया है। जैसे कि आपका 1 सेकंड है, अगर आप सैंड वॉच लें, सैंड वॉच क्या होती है, आपके पास ग्लास की वॉच होती है जिसमें एक तरफ सैंड रखा होता है और बीच में बहुत ही नैरो स्पेस होता है जिससे वो सैंड निकलती है। आप उसे टर्न करते हैं तो सैंड नीचे धीरे धीरे जाती है। तो जब तक वो सैंड नीचे तक पहुंचती है, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके पास 10 मिनट्स या 15 मिनट्स। तो आपने वहां पे रेफरेंस किसका लिया है, सैंड का एक एंड से दूसरे एंड तक जाने का। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होती है। यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए क्या रेफरेंस है, कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो ये आपको देता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये आ गया आपके पास एटॉमिक मास की बात। आपकी जो बुक है उसमें टेबल 3.2 पे मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे,
टेबल 3.1 एंड 3.2, ये दोनों टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज आयन। अब आयन क्या होते हैं हमारे पास? आयंस होते हैं हमारे पास चार्ज स्पीशीज, मतलब कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स आपको पता है कि दो एलिमेंट्स को मिलके बनते हैं, ठीक है। जब उसमें कोई चार्ज होता है, जब वो चार्ज होते हैं, चार्ज मतलब उनका एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या होता है? फ्री। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप फर्दर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। एटम्स के अंदर क्या होते हैं आपके पास? एटम्स में सबसे पहले तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे? न्यूक्लियस। इसके अंदर होते हैं आपके पास न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फिर ऑर्बिटल्स होती हैं जिसमें आपके क्या? इलेक्ट्रॉन्स चलते रहते हैं, ठीक है। जो कंपाउंड होता है वो ऐसे 2-3 एटम्स को मिला के बनता है, क्योंकि एक एलिमेंट में एक या बहुत सारे एटम्स होंगे ना, ठीक है। वैसे ही जो कंपाउंड है आपके पास 2 एलिमेंट्स को मिला के बन रहा है, तो अगर उसमें से कोई भी एक एलिमेंट या दोनों एलिमेंट का कोई भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन खाली है, मतलब कि पेयर्ड नहीं है, देखो लॉ ऑफ नेचर ये है कि हर चीज को स्टेबल होना पड़ता है, ठीक है। हर चीज को स्टेबल होने के लिए उसको बैलेंस करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए, दैट इज न्यूट्रल एनर्जी। न्यूट्रल एनर्जी मतलब जो फ्री एनर्जी एटमॉस्फेयर में होती है आपके पास, ठीक है। तो अगर किसी एलिमेंट के जो चार्जेस हैं वो बैलेंस नहीं है मतलब पॉजिटिव चार्ज है जो फ्री है, उसको बैलेंस करने के लिए कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, या फिर जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ तो उसके पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज फ्री हो गया, कोई भी पेयरिंग करने के लिए उसके पास नहीं है। स्टेबल करने के लिए आपको पेयरिंग करनी पड़ती है, मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। सेम एलिमेंट का नहीं हो, सेम कंपाउंड के दोनों एलिमेंट्स का नहीं हो सकता, आपको वो दूसरे कंपाउंड से लेना पड़ेगा। सो हियर ये तो बहुत डिटेल में बोल दिया मैंने आपको, बट आपको इतना लार्ज कंसेप्ट नहीं है, आपको सिर्फ आयंस की सिंपल से डेफिनेशन है यहाँ पे, दैट इज द चार्ज स्पीशीज इज नोन एज आयन, ठीक है। जो चार्ज स्पीशीज होती है आपकी, मतलब जिसपे चार्ज लगा होता है या फिर जिसपे चार्ज फ्री है, इज कॉल्ड आयंस, ठीक है। जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अनायन। और जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कैटायन, ठीक है। आयंस जनरल नेम है स्पीशीज के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए। अगर स्पेसिफाई हो जाए कि वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या हो गया? एनायन। और अगर स्पेसिफाई हो जाए कि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्या हो गया? एनायन। एग्जाम्पल है आपके पास NaCl, आपके पास सॉल्ट का फॉर्मूला है, ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मूला है ये आपके पास। तो इसमें जो आपके पास Na है वो पॉजिटिव होता है, क्लोरीन है जो नेगेटिव। तो हियर Na इज कैटायन एंड Cl नेगेटिव इज एनायन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कैटायन और एनायन। उसके बाद आ जाती है आपके पास वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग पावर, ठीक है। कंबाइनिंग पावर मतलब कि वो कैसे किसी एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। वो कंबाइन करेगा या नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी वैलेंसी पे, ठीक है। अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो वो उसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा जिसके पास उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जगह है, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ तभी रिएक्ट करेगा अगर उसके एटॉमिक शेल में उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डालने की जगह है। जैसे कि एक एलिमेंट के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं तो वो दूसरे एलिमेंट के साथ अगर उसके पास उसके शेल फुल हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट करने के लिए जगह चाहिए। तो ये क्या बताती है हमें? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? जो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर आपको इतना डिटेल में नहीं है, आपको सिंपल है द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंसी, ठीक है। आप जनरल वे में इसे क्या कंसिडर कर सकते हो? हाथ और बाजू, जैसे कि हमारे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे 2 हाथ हैं तो हम एक टाइम पे सिर्फ 2 आदमी को ही पकड़ सकते हैं,
ठीक है, दो आदमी के साथ ही हाथ मिला सकते हैं। वैसे ही अगर एक जो है आपके पास एलिमेंट, अगर उसकी दो ही बाजू हैं, सॉरी दो ही अप्रोच है, तो वो दो ही एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आपके पास कुछ रूल्स भी हैं। ठीक है, वैलेंसीज के बेसिस पे केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो रूल्स हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और हम किसी भी एलिमेंट का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे कि NaCl है आपके पास, इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा गया, सोडियम का सिंबल Na और Cl का सिंबल यूज करके कैसे NaCl को हमने लिख लिया। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि आपके पास H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, या H2O है, देखो अब यहाँ पे NaCl है, वो तो आपने इजीली लिख दिया NaCl दोनों को इकट्ठे, पर यहाँ पे आपने 2 क्यों लगाया। तो ये चीज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे in the topic that is writing the chemical formula of an compound या फिर element. So thank you. This is all for today.